आदाब। ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है नया कानून। ये एक अफ़साना है, सादत हुसैन मिंटो साहब ने लिखा है इसे अफ़साने को। और क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है भोला जो अफ़साना है वो आप देख लीजिएगा। उसमें अफ़साना की मैंने पूरी डेफिनेशन दी है, अफ़साना क्या होता है और इसके अज़ाए तरकीबी क्या है, प्लॉट वगैरह क्या है, तो वो पूरा तफसील से बयान किया हुआ है उसमें फर्स्ट चैप्टर में। तो ये मुसन्निफ़ का पहले मुसन्निफ़ के बारे में मालूम पढ़ लेते हैं। मिंटो का अफ़साना निगारी। ओके, तो क्या है, मिंटो एक बेहतरीन अफ़साना निगार की हैसियत रखते हैं। मिंटो ने बहुत से कामयाब अफ़साने लिखे हैं। कुछ अफ़सानों में नोमरी के रोमान की झलक है। इन कहानियों में मकसदियत के बजाय शौक़ी शरारत और एक तरह की सरमस्ती है। बाज़ अफ़सानों में सियासी हालात की तर्ज इशारा किया है। इन अफ़सानों में आज़ादी का जज्बा, इनकलाब की हरारत और तक़सीम वतन के नतीजे में ज़ाहिर होने वाली वहशियत व बर्बरियत सब कुछ है। इनका अफ़साना नया कानून ऐसा ही एक इनकलाबी अफ़साना है जिसमें मिंटो अफ़साने के किरदार मंगो कोचवान की ज़बान से समझ में राइज़ क़वानीन पर तंज़ किया है। इसी तरह एक दूसरे अफ़साने टोबिया टीक संग में तक़सीम वतन और तबादले आबादी को अपने तंज़ का निशाना बनाया है। इसी अफ़साने में पागल किरदारों के ज़रिए सियासी रहनुमाओं की सितम ज़रेफ़ी का मज़ाक उड़ाया है। इन्हें के अफ़साने एक अजब सी कशिश रखते हैं। मुख्तसर और दो टोक मुकालमे, एहसास और तसराफ़ और जज़्बात की अमजाइश के साथ हमारे दिलों पर दोपहरपा असर छोड़ जाते हैं। इन्हीं के बेशतर अफ़सानों में गज़ब की चुस्ती है। वो इतने खड़े हुए चुस्त और मुकम्मल होते हैं कि इनमें एक लफ्ज़ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इन अफ़सानों में फ़िज़ा की तश्कील के लिए बेसराफ़ा तफ़सीलात और लंबे चौड़े बयानात के बजाय इख्तिसार से काम लिया गया है। इन्हीं के अफ़सानों में तमाम अज़ाएँ आपस में गहरे मुनासिब रखते हैं। मिंटो तवालत में जाने के बजाय इशारों और किनारों से काम लेकर दरियात निगारी का हक़ अदा कर देते हैं। मिंटो के अफ़सानों में किरदार निगारी भी गज़ब की है। मिंटो ने अपने किरदारों का मुताला और मुशाहिदा बहुत करीब से किया है। ये किरदार हकीकत की पूरी और भरपूर तस्वीर कशी करते हैं। इन किरदारों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि मिंटो को जज़ियात हर पर कितनी दस्तरास हासिल थी और इंसानी नफ्सियात का मुताला कितना गहरा था। हतक में सौगंधी और काली सलवार में सुल्ताना का जो किरदार मिंटो ने पेश किया है, इसकी मिसाल उर्दू अफ़सानों में कम ही मिलेगी। मिंटो के उसलूब में बड़ी सादगी और फितरीपन है। वो अपने अफ़सानों में हुस्नकारी के लिए लफ्ज़ों की तराश खराश और रंगीनियाँ तस्बीहात और इशारात से काम कम लेते हैं। बाकौल डॉक्टर समीम हनफी, मिंटो ने अपने उसलूब पर किसी खारजी आराइश यानी दिखावे का गिलाफ चढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसकी कहानियों में हुस्न के तमाम अनासिर खुद इनकी कहानियों के वतन से नमूदार होते हैं। जज्बात के कौल मुकालबे की चाशनी, खुद खूबसूरत और अनोखी अलामतें और रंगीनियाँ और सरतराज अल्फाज के जादू से मिंटो की कहानियाँ अक्सर खाली हैं। मिंटो ने अपनी कहानियों में नफ़रत की निगाह से देखे जाने वाले तबके की तस्वीर कशी की है। मिंटो ने ज़िंदगी की नाहमवारियाँ उजागर की हैं। उन कहानियों में मिंटो ने किसी नज़रिए अखलाकी या तहज़ीबी तस्वीर को बैसाखी बनाने के बजाय ज़िंदगी को इसके असल रूप में पेश किया है। इसी तरह मिंटो के अंदर एक अच्छे अफ़साना निगार की तमाम सलाहियतें मौजूद थीं और वो बिलासुबह एक बड़े अफ़साना निगारी की हैसियत रखते हैं। सादत हुसैन मिंटो 1912 में पैदा हुए, 1955 में इनकी वफ़ात हो गई इनकी।
منٹو سلا لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی۔ علی گڑھ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آئے۔ اسی دوران تعلیم منتقل کر کے یعنی چھوڑ کے ملازمت کر لی۔ منٹو ابتدا میں روسی ادب سے متاثر ہوئے اور کئی روسی کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز میں وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن آگے چل کر وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ ابتدا میں اخبار مساوات امرتسر سے وابستہ رہے، پھر ہفتہ روز مصور ممبئی میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ اعلیٰ آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ کچھ عرصے فلم دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ کئی فلموں کے لیے کہانیوں کے ساتھ مکالمے اور اسکرین پلے بھی لکھے۔ ملک کی آزادی کے بعد 1948 میں وہ مستقل طور پر لاہور چلے گئے۔ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا جو انہوں نے جلیانوالہ باغ کے سائے سے متاثر ہو کر لکھا۔ منٹو نے افسانہ نگاری میں موضوعوں اور حیات کے کئی ایسے تجربے کیے جو ان سے پہلے افسانہ نگاروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی حقیقت نگاری ہے۔ نیا قانون ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاوہ سیاہ حاشیہ کے مختصر افسانے اس بات کا ثبوت ہیں کہ منٹو نے سیاسی مسائل اور موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ افسانوں کے علاوہ منٹو نے ڈرامے، خاکے، ادبی اور واقعہ مضامین تحریر کیے اور ایک ناول بلا عنوان بھی شائع ہوا۔ چغد سیاسی شکاری عورتیں، پھندرنے سرکندوں کے پیچھے یزید، ٹھنڈا گوشت، سڑک کے کنارے دھواں، لذت سنگ، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی کھدائی وغیرہ ان کے افسانوں کے قابل ذکر موضوع ہیں۔ نیا قانون کا کیا ہے، خلاصہ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ افسانہ منگو کوجوان نام کے تانگے چلانے والے کی کہانی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے مگر دوسرے تانگا چلانے والوں کے مقابلے میں ذہین ہے اور اپنے تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں کی باتیں سن کر انہیں یاد کر لیتا ہے اور اڈے پر پہنچ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو سناتا ہے۔ اس کی سیاسی باتیں سن کر اس کے ساتھی اسے استاد منگو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استاد منگو کہتے ہیں۔ منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انگریز ہندوستان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنا سکہ چلاتے ہیں۔ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستاتے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ ایک روز تانگے میں کچہری سے دو سواریاں بیٹھیں، وہ آپس میں کچھ ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے۔ یہ سن کر منگو کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ شام کو وہ اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آج بہت بے چین تھا کہ جلدی سے جلدی یہ خبر اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ جب اڈے پر اس کے ساتھی اکٹھا ہو گئے تو اس نے پہلی اپریل سے نئے قانون کے لاگو ہونے کی بات سنائی۔ جب کسی نے نئے قانون کے بارے میں سوال کیا تو استاد منگو نے پہلے سے سوچی ہوئی بات بتا دی کہ ہر چیز بدل جائے گی۔ ہر چیز نہیں بدلی تو بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستان کو آزادی مل جائے گی۔ استاد منگو اب پہلی اپریل کا منتظر تھا۔ اس دوران تانگے میں بیٹھنے والے سواریوں کی باتیں سنتا، خاص طور پر وہ باتیں جو نیا قانون یا جدید آئین سے متعلق ہوتیں۔ جب پہلی اپریل آئی تو وہ صبح بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے تانگے کو سجایا۔ نئے قانون کی خوشی میں اس نے 31 تاریخ کو ہی گھوڑے کے سر پر سجانے کے لیے نئی کلگی خریدی تھی۔ آج استاد منگو کے حوصلے بہت بلند تھے۔ کچھ سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ اسے ایک گواہ نظر آیا۔ اسے ایک گورا نظر آیا۔ یہ وہی گورا تھا جس سے سال بھر پہلے منگو کا جھگڑا ہو چکا تھا اور
तब गोरे ने उसे बुरा भला कहा था। आज 1 अप्रैल की पहली तारीख थी। उस्ताद मंगू के मुताबिक नया कानून लागू हो गया था। चुनांचे उसे ने हीरा मंडी जाने के लिए 5 रुपये किराए के मांगे। 5 रुपये सुनकर गोरे को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बैत की पॉलिश की हुई पतली छड़ी 2-3 मरतबा उस्ताद मंगू की मोटी रान से छुआई। मंगू ने खड़े खड़े पस्ता कद गोरे को देखा और गोरे को धक्का देकर गिरा दिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गोरे को पीटते हुए मंगू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फो, अब हमारा राज है। बच्चे देखते ही देखते लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को छुड़ाया। पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने ले गए। मंगू रास्ते भर नया कानून है कहता रहा। पुलिस वालों ने इससे कहा, कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया। अल्फाज मायने गलती यानी वर्ड मीनिंग, मतलब बराना, समझदारी से भरा हुआ, हल्का, दायरा यानी सर्किल, ओके, घेरा, तनफ्फुर नफ़रत करना, मुतानत संजीदगी, हतक बेइज्जती, मुकद्दर बेमज़ा। सवाल और जवाब कर लेते हैं। जवाब बच्चों, उस्ताद मंगू कौन था और उसे दुनिया के हालात की खबर किस तरह मिला करती थी? तो इसका जवाब है, उस्ताद मंगू बगैर पढ़ा लिखा कोचवान था। वो तांगा चलाता था और तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुना करता था। इन्हीं लोगों से उसे दुनिया के हालात की खबर मिला करती थी। कैसे मिलती थी? तो उस्ताद मंगू बगैर पढ़ा लिखा कोचवान था। वो तांगा चलाता था और तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुना करता था। इन्हीं लोगों से उसे दुनिया के हालात की खबर मिला करती थी। इसमें दूसरा सवाल है, मंगू कोचवान अंग्रेज़ों से क्यों नफ़रत करता था? जवाब, उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी। इसका कहना था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते थे और तरह तरह के जुल्म ढाते थे। इसके अलावा छावनी के गोरे उसे बहुत सताते थे और इसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। लास्ट सवाल है इस चैप्टर का हमारा, नया कानून के आने की खबर मंगू कोचवान क्यों खुश था? तो नया कानून के आने की खबर से मंगू कोचवान क्यों खुश था? तो इसका जवाब है, एक रोज़ मंगू के तांगे में 2 मारवाड़ी बैठे जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। इन मारवाड़ियों की बातें सुनकर मंगू बहुत खुश हुआ कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और अंग्रेज़ गोरे हिंदुस्तान पर जुल्म नहीं करेंगे, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। एक रोज़ मंगू के तांगे में 2 मारवाड़ी बैठे जदीद आइन यानी इंडियन एक्ट के बारे में आपस में बातें कर रहे थे कि कह रहे थे कि सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। इन मारवाड़ियों की बातें सुनकर मंगू बहुत खुश हुआ कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा और अंग्रेज़ गोरे हिंदुस्तान पर जुल्म नहीं करेंगे, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।